हेलो एंड वेलकम। कैसे हो? मैं हूं श्वेतांकी और हम पढ़े क्लास 12th की फिजिक्स, जिसमें फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया हमने। सेकंड चैप्टर की 2 पार्ट आ चुकी है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा थर्ड पार्ट सेकंड चैप्टर का, जिसमें हम देखने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। बिकॉज कभी भी सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होती, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। ठीक है, तो मिनिमम हमें दो पॉइंट चार्ज चाहिए ही चाहिए। और साथ ही साथ हम इलेक्ट्रिक डायपोल जब इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है तो उसकी वजह से भी उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो वो भी डिराइव करना सीखेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों, अगर मेरी आप लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो तो आपको याद होगा कि चैप्टर सेकेंड के स्टार्टिंग में, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट में, मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी बताया था। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो बताया था, है ना। इनफैक्ट पोटेंशियल पढ़ने से पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ते हैं, है ना। तो वहाँ पे डिटेल में मैंने आपको बताया था। बट डोंट वरी, अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हो तो यू कैन, आप अगर जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हो तो आप पहले पार्ट से देखो, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ भी रिवाइज करवाऊंगी, डोंट वरी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैं एक बार डेफिनेशन पे आ जाऊँ तो ये कहती है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक force in moving a charge from one point to another without acceleration gets stored as electric potential energy of the system। यानी अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, तो ये जो वर्क डन है ना, ये इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है, ठीक है। और इस बात का ध्यान देना है कि चार्ज को कोई भी एक्सेलरेशन नहीं देनी, यानी नेट फोर्स चार्ज की हमेशा 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकल आती है, क्या निकल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सिचुएशन, टू कन्फिग्रेशन, ठीक है। एक पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, दूसरे पोजीशन पे जो रही होगी, इन दोनों की डिफरेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि किसी एक पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन के लिए, यानी एक सिस्टम है चार्ज की और उस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन पे क्या एनर्जी स्टोर्ड है, इसके लिए हम क्या करते हैं, उस सिस्टम को पहले ब्रेक करते हैं, हटाते हैं, और हम ये अज्यूम करते हैं कि सारी चार्ज ना इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है। क्योंकि इन्फिनिटी पे जब चार्जेस इन्फिनाइटली सेपरेटेड होती है एक दूसरे से, तो वहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती सिस्टम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम मूव कर रहे हैं ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो फ्रॉम वन पॉइंट यानी पहले पॉइंट हम इन्फिनिटी कंसिडर कर लेते हैं, और दूसरी पॉइंट वो जिस जगह पे, जिस कन्फिग्रेशन के लिए हमको एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 पॉइंट चार्ज से, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं अगर सिस्टम में मेरी 2 पॉइंट चार्ज है तो इसकी वजह से एनर्जी कितनी स्टोर होती है, ठीक है। आ जाइए 2 पॉइंट चार्ज की वजह से देखते हैं। अब इस केस के लिए भी मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना सिखाया था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। अगर आपने देख रखा है तो यू कैन स्किप दिस पार्ट, फास्ट करके देख लो इसको, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे निकालें, तो हम क्या करते हैं, पहले तो एक चार्ज रखते हैं, ठीक है। एक स्पेस में हमने एक चार्ज रखा जो सोर्स चार्ज का काम करे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, दूसरी चार्ज को लाते हैं इन्फिनिटी से सर्टेन पॉइंट पे। मालूम है दूसरी चार्ज Q1 है, जिसको हमने क्या किया, फाइनली इस सोर्स चार्ज से सेपरेशन पे रखा है। कितनी सेपरेशन पे रखा है, सपोज R सेपरेशन पे इसको हमने रखा है। तो अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हमें ये निकालना है फाइनली, ठीक है। शॉर्ट कट भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर सकते हो या पहले डिराइव करा दो, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मूला आपको आई थिंक याद होगा, आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी इज सिंपली इक्वल टू V इंटू Q, है ना, क्योंकि पोटेंशियल ही हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, है ना। अभी किस चार्ज को ला रहे हैं, Q1 को ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं ना बच्चों। तो मान लो इन्फिनिटी से हम इस चार्ज को इस पॉइंट पर ला रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं। तो थ्रू आउट दिस पाथ, थ्रू आउट दिस मोशन हमने कितना काम किया, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ने कितना काम किया, हमें यही तो निकालना है। अब बिकॉज ये जो काम है, ये जो वर्क डन है, ये ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स है, और हमें फोर्स ऐसी लगानी है कि कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली थ्रू आउट द पाथ द एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब किसी इंटरमीडिएट पोजिशन की मैं अगर बात करूँ, मान लो पार्टिकल जो पॉइंट चार्ज है, मान लो किसी वक्त किसी इंस्टेंट पे यहाँ रहा होगा, इस जगह पे इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी रेडियली आउटवर्ड अवे, ठीक है। ये हो गई मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसके अगेंस्ट हमें चलना है ना, तो हमको इसके अगेंस्ट एक क्या लगानी होगी, एक्सटर्नल फोर्स लगानी होगी, ठीक है। तो
अब इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन देखना है ना, तो बिकॉज ये अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वेरिएबल फोर्स है और एफ नेट को हमेशा जीरो रखना है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट शुड आल्सो बी वेरिएबल। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगी दैट विल बी ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, है ना, ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ पे वेरिएबल फोर्स की बात है, तो हम क्या करते हैं, पहले छोटे से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, उसकी वजह से वर्क डन देखते हैं छोटी सी, उसको इंटीग्रेट करते हैं। मान लेते हैं इस चार्ज को हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेकर आते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट, मान लो ये छोटी सी जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डी एक्स, है ना, और इस पॉइंट पे मान लेते हैं हमारी डिस्टेंस क्यू से कितनी नहीं है, एक्स, क्यू से कितनी है, एक्स है। तो इस वजह इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रही होगी कितनी रही होगी, के क्यू वन बाई एक्स स्क्वायर, यही रही होगी ना। चलो, तो हमारी जो छोटी सी वर्क डन है इन मूविंग दिस पॉइंट चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहाँ से यहाँ, समझ रहे हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने में जो छोटी सी वर्क डन है कितनी रही होगी, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। तो एफ एक्सटर्नल क्या है यहाँ पे, के क्यू वन बाई वॉट, बाई एक्स स्क्वायर, ये मेरी एफ एक्सटर्नल है, डॉट डी आर, है ना, स्केलर प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो डॉट डी एक्स है यहाँ पे, सॉरी डी आर नहीं है, डी एक्स है, ठीक है। अब ये dx ना x के ऑपोजिट है, और साथ ही साथ जो ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर है ये डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज नहीं कर रही है, भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फाइनल पोजीशन वेक्टर अगर यहाँ से यहाँ देखो, दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड दिस वन इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो अगर xf से आप xi को माइनस करोगे दैट विल बी नेगेटिव, है ना, नेगेटिव, यानी dx जो क्वांटिटी आ रही है ना दैट इज नेगेटिव, ये मेरी नेगेटिव है ना, और वर्क डन मेरी पॉजिटिव है। वर्क डन पॉजिटिव क्यों है बच्चों, वर्क डन इसलिए पॉजिटिव है, 1 मिनट, वर्क डन इसलिए पॉजिटिव है बिकॉज एफ एक्सटर्नल भी इस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स द चार्ज है, और डिस्प्लेसमेंट भी टुवर्ड्स द चार्ज है, तो एफ जो वर्क डन है वो तो पॉजिटिव आना चाहिए। बट ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन ऑफ डी एक्स के नेगेटिव होने की वजह से मेरी वर्क डन क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन पुट करते हैं, ठीक है। चलो, ये मेरी हो गई एफ माइनस एफ और डी एक्स, ठीक है, दिस इज माई स्मॉल वर्क डन, फाइन। हमें बताना है नेट वर्क डन, ठीक है, तो टोटल वर्क डन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल दिया, के क्यू वन को बाहर निकाल दिया, और इंटीग्रेशन चली गई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर पे। लिमिट कहाँ से कहाँ पे, इन्फिनिटी से लेके कहाँ पे आ रहे हैं, आर पोजिशन वेक्टर पे आ रहा है, तो इन्फिनाइट से आर पोजिशन वेक्टर पर, ठीक है। एक्स क्या पोजिशन वेक्टर ही तो किसी इंस्टेंट पे, 1 बाय एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, -1 बाय एक्स होती है ना, तो माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो गया, तो फाइनली क्या आता है, के क्यू वन इंटू 1 बाई एक्स की लिमिट जाती है इन्फिनिटी से आर तक, और फाइनली जो मेरी वर्क डन है वो आ जाती है के क्यू वन, हाँ, 1 बाई आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, तो यहाँ से मेरी वर्क डन आ जाती है के क्यू वन बाई आर, बिकॉज 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो गया, 0 हो गया, और यही वर्क डन जो है मेरी क्या है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। मीन्स आपको याद बस इतनी सी बात रखनी है कि जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होती है फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस वो होती है के क्यू वन बाई आर। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, ये तो डेरिवेशन हो गई, इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है समझने में, ये आपको ऐसी बात, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बता रही हूँ, मैंने पहले पार्ट में बताया हुआ है, बट ये आपको याद रखना है, दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इसको अगर पोटेंशियल तुमने पढ़ रखा है, तुम्हें पता है पोटेंशियल क्या है, तो तुम पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्ट निकाल सकते हो। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, क्या है, देखो, जैसे कि मुझे 2 चार्ज के लिए निकालनी है, 2 चार्ज की सिस्टम है, और उसकी वजह से मुझे जो सिस्टम में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो निकालना है, तो तरीका क्या होता है, आप क्या करते हो, पहले सिस्टम बनाते हो, ठीक है। सिस्टम, इनफैक्ट मैं बताऊं तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं जिसमें कि कोई फॉर्मूला वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। आप ऐसे समझो कि किसी भी सिस्टम को बनाने में जो हम काम करते हैं वो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो इस डेफिनेशन को, डी वर्क डन by external force in making a system
gets stored as potential energy of the system, ठीक है। get stored as, एक मिनट दिख नहीं रहा है ना, एक सेकेंड, gets stored as potential energy of the system। अब इससे कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो बहुत इजी है। किसी सिस्टम को बनाना मतलब पहले तुम ये समझो कि कुछ नहीं है, तुम बिट बाय बिट सिस्टम को बना रहे हो। तुम्हारे पास 2 पॉइंट चार्ज, तुमको फाइनली एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें 2 पॉइंट चार्ज है आर सेपरेशन पे, तुमको ऐसे सिस्टम बनानी है। अभी कुछ भी नहीं स्पेस में, पहले तुम क्या करते हो, इस क्यू चार्ज को लाते हो, क्यू चार्ज को तुम लेके आते हो इन्फिनिटी से, ठीक है, सिस्टम पे इस स्पेस में लाते हो, इन्फिनिटी से उठा के लाते हो। अब इस क्यू चार्ज को लाने में मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि दिस चार्ज इज नॉट मूविंग अगेंस्ट एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब किसी फोर्स, कोई फोर्स इसके अगेंस्ट काम नहीं कर रहा। अगर फोर्स है ही नहीं कहीं भी तो आराम से लाके रख देते हैं यहाँ पे, कोई वर्क डन नहीं करनी पड़ी। तो अभी फिलहाल एक चार्ज को लाने में हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, इसलिए कहते हैं कि एक चार्ज की, सिंगल पॉइंट चार्ज की कोई एनर्जी नहीं होती, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इस बात का ध्यान रखना, मतलब एक इमेजिनरी सिचुएशन, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें कि स्पेस में कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कहीं कोई चार्ज नहीं है, एक पॉइंट चार्ज सिंगल चार्ज है जिसको तुम इन्फिनिटी से लेके आते हो, तुमको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब जैसे तुमने इस चार्ज को रखा, इसने अपने आसपास क्या क्रिएट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो इसकी वजह से मान लो किसी पॉइंट यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि पोटेंशियल कुछ आ गई होगी ना, तो इस पी पॉइंट पे सर्टेन पोटेंशियल तो आई होगी, कितनी आई होगी बताओ। इस पी पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो द पोटेंशियल इज V at P इज, मान लो ये पी पॉइंट इससे सर्टेन डिस्टेंस R पे है ना, तो पोटेंशियल विल बी सिंपली व्हाट, K Q by R, दिस इज द पोटेंशियल। यही तो पढ़ा है हमने, यही तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पी पॉइंट पे। अच्छा, अब हमको दूसरी चार्ज लानी है, ये तो पॉइंट Q को लाए, कुछ काम नहीं करना पड़ा, ठीक। लेकिन जब दूसरी चार्ज को ला रहे हैं तो दिस चार्ज इज मूविंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स को पसंद नहीं कि वो उसके करीब आए, बट हम ला रहे हैं, सिस्टम को बनाना तो है ना, सिस्टम को बनाना है तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मूव करना होगा, है ना। अच्छा, तो चार्ज को कहाँ ला के रखते हैं हमको कहाँ पे लाना है चार्ज को, यहाँ पे ला के रखना है, इसी पॉइंट पे ला के रखना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जब चार्ज को लाते हो तो आपको याद है ना, जो सिंपल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, एट पॉइंट पी व्हेन द सेकंड चार्ज इज केप्ट एट पॉइंट पी, तो इसको लाने में कितनी वर्क डन लगती है, कितनी एनर्जी लगती है, हाँ आई मीन कितनी एनर्जी स्टोर होगी, कितना एक्सटर्नल फोर्स कितनी वर्क करता है, दैट इज इक्वल टू सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज जिसको ला रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर इस Vp को यहाँ पुट कर दें तो क्या मेरी जो एनर्जी है दैट इज सिंपली इक्वल टू व्हाट, K Q1 by R, यही तो होगी ना, यही तो होगी, ठीक है। तो ये तरीका है हमारा पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम के निकालने का, ठीक है। तो ये तो मेरी दो पॉइंट चार्ज की वजह से। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं ना, 3 पॉइंट चार्ज की सिचुएशन लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास फील्ड में स्पेस में हमने क्या किया, 3 चार्ज पार्टिकल रखा है, इनकी वजह से हमको पोटेंशियल एनर्जी मान लो निकालनी। तो कैसे निकालें, देखो इसको भी हम इसी कॉन्सेप्ट पे बनाते हैं कि सिस्टम को बनाने में जितनी काम करनी पड़ती है, जितनी वर्क डन होती है सिस्टम को बनाने में, दैट गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे देखो बिट बाय बिट एक एक करके चार्ज को मिलाते हैं। मान लो मेरे पास चार्ज Q है, Q1 है, Q2 है, ठीक है, 3 चार्जेज है। मान लेते हैं सबसे पहले हम ना स्पेस में Q चार्ज लाते हैं, ये चार्ज लेके आते हैं स्पेस में, ठीक है। इसको लाने में कोई वर्क डन नहीं लगा, है ना, हम वर्क डन यहाँ पे लिख देते हैं कितनी वर्क डन लग रही है, ठीक है। इसको लाने में कोई कुछ नहीं लगा, कुछ दिक्कत नहीं। जब हम सेकेंड चार्ज को लाते हैं दैट इज Q1, है ना, तो इसको लाने में हमें कितना काम करना पड़ा बताओ। अगर मान लो इसकी डिस्टेंस इस जगह से ना R1 है ना, तो Q1 को लाने में अभी सिस्टम की एनर्जी कितनी है, तो आप कह सकते हो कि एक पहले लिख लो कि वर्क डन, ऐसे लिखते चलो, लिख लो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q इज 0, ठीक है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग
चार्ज Q1 कितना काम करना पड़ा, वर्क डन इक्वल सिंपली Q इंटू V कितनी है इस पॉइंट की बच्चे, अगर V पूछूं मैं तो व्हाट इज V एट दिस पॉइंट, मान लो V1 है तो क्या मैं कह सकती हूँ V1 इंटू Q1, व्हाट इज V1 इंटू Q1, व्हाट इज V1, क्या V1 चार्ज Q की वजह से है, क्या V1 चार्ज Q की वजह से कितनी है, क्या KQ बाई R1 है, हाँ क्या यही वर्क डन करना पड़ रहा है आपको, क्या यही सिस्टम की एनर्जी फिलहाल अब तक है, क्योंकि 0 प्लस दिस, अब टोटल वर्क डन तो निकालेंगे ना, टोटल वर्क डन ही होगी एनर्जी तुम्हारी। अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं ना, फिर इन्फिनिटी से थर्ड चार्ज को लाते हैं, मान लो थर्ड चार्ज को हम यहाँ पे कहीं रख देते हैं, इस जगह पे कहीं रख दिया थर्ड चार्ज Q2, ठीक है। अब मान लेते हैं इस थर्ड चार्ज की जो डिस्टेंस है ना, इस चार्ज से Q चार्ज से R2 है, ठीक है, और इसको ऐसे रखा है हमने कि Q1 से ना भी इसकी कुछ डिस्टेंस रही, सेपरेशन नहीं होगी, मान लो ये R12 है, मान लो ये R12 है, ठीक है। अब क्या निकाले, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2, कितना काम करना पड़ा। अगेन मान लेते हैं कि इस पॉइंट की जो पोटेंशियल है ना, इस पॉइंट की पोटेंशियल मान लो V2 है, तो V2 पे जब आप Q2 को रखते हो तो Q2 को लाने में कितना काम करना पड़ा, व्हाट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, जिस पॉइंट की पोटेंशियल V2 है, क्या दैट इज सिंपली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ V2 Q2, okay, what is V2, what is the potential at this point, see this potential, यहाँ पे बच्चे अब जब ये चार्ज Q2 आप ला रहे हो ना, तो आपने स्पेस में ऑलरेडी Q और Q1 को रखा हुआ है ना, जब Q1 को ला रहे थे आप सोचो ना, हम एक एक करके ला रहे हैं ना जी चार्ज को, पहले हम किसको लाते हैं, Q को लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, इन्फिनिटी से लाते हैं, उसके बाद हम Q1 को ला रहे हैं इन्फिनिटी से, है ना, उसके बाद हम Q2 को ला रहे हैं इन्फिनिटी से, है ना, लेकिन जब Q1 को ला रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी जगह यहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे Q है, तो Q1 जिस जगह पे आप रखते हो, जिस पॉइंट पे रखते हो वहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू Q है ओनली, लेकिन जब Q2 को आप लाते हो उस पॉइंट पे रखते हो तो Q2 जिस पॉइंट पे वहाँ पे जो पोटेंशियल है ना, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज ड्यू टू Q एंड Q1, दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से तुम्हारी पोटेंशियल है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पढ़ाया था, सिंपल होता है ना, यहाँ पे स्केलर्स हम लेते हैं सिंपली, तो V2 विल बी ड्यू टू Q एंड Q1 एज वेल, तो यहाँ पे V2 को तुम सिंपली क्या लिख सकते हो, क्या लिखे, V2 इज ड्यू टू चार्ज Q दैट इज KQ बाई R2, ठीक है, ये हो गई चार्ज Q की वजह से, और Q1 की वजह से क्या होगी, Q1 की वजह से सेपरेशन क्या R12 है, तो Q1 की वजह से क्या होगी ये, हाँ KQ1 by R12, समझ आ रही है बात। तो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट 2, बेसिकली V2 is this multiplied by Q2, so this is the work done in bringing the charge Q2 from infinity to this point. So what will be the potential energy of the system? So potential energy in this case, in this particular case will be simply the sum of all these work done, ठीक है, सारे वर्क डन को हमको ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, ये K को मैं कॉमन ले लेती हूँ, Q को कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, सारे में Q भी होगी, नहीं Q सारे में Q होगी, Q सारे में Q नहीं होनी चाहिए, ठीक है, K को ले लिया कॉमन, तो ये क्या हो गया तुम्हारी Q1 बाई R1, बहुत अच्छे। नेक्स्ट इज Q2 बाई R2, ठीक है, KQ2 यस प्लस Q1 Q2 बाई R12, so this is the potential energy of 3 charge particle, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, इसको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं पूछूं कि ये कैसे करते हैं, ये कैसे डिराइव कर, कैसे अगर आपको मान लो 3 से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल होगी सिस्टम में तो कैसे करें, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट इसका क्या है ना कि फाइंड दी एनर्जी ऑफ एवरी पॉसिबल पेयर, ऐसे करते हैं कि अभी हमने क्या देखा कि 2 पॉइंट चार्ज की वजह से जो एनर्जी होती है कुछ इतनी होती है, कितनी होती है, Q1 by R, बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 2 चार्ज पार्टिकल इज सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस, है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन देम। तो यहाँ पे अगर 3 पॉइंट चार्ज है तो इसकी वजह से निकालने का तरीका क्या है ना कि फाइंड ऑल द पॉसिबल पेयर्स, कितने पेयर्स पॉसिबल हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास 3 पेयर पॉसिबल हैं, कौन कौन से, Q1, Q2
एंड तीसरी कौन सी है, Q1 Q2। ये 3 पेयर पॉसिबल है और इन तीनों पेयर के कोरस्पॉन्डिंग जो है एनर्जी निकाल लीजिए। इसके लिए क्या हो जाएगा, K Q Q1 बाई व्हाट इज द डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन दीज टू R1। इसके लिए क्या हो जाएगा, K Q Q2 व्हाट इज द सेपरेशन Q Q2 की R2 है एंड व्हाट इज द एनर्जी रिगार्डिंग दिस K Q1 Q2 बाई R12। तो यहाँ पे टेक द सम ऑफ दीज एनर्जीज। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका हमारा क्या होता है, अगर सिस्टम ऑफ चार्जेज की तुमको अगर एनर्जी निकालनी होती है तो क्या शॉर्टकट होता है, फाइंड, ऐसे लिख लो, टेक द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ चार्ज इन द सिस्टम। तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, एक तो आप 1 by 1 चार्ज को रखो स्पेस में और सबके लिए आप वर्क डन निकालो और सारे वर्क डन को ऐड कर दो, है ना। और दूसरा तरीका है कि आप पेयर्स निकालो, कितने पेयर पॉसिबल पेयर्स बन रहे हैं और हर पेयर के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी निकालो, वही K Q1 Q2 बाय R, ठीक है, और उनको ऐड कर दो। तो दो तरीका है। चलो इस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे NCERT का एक एग्जाम्पल है जिसमें एक स्क्वायर है, शायद एक बार आप देख लेना। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक स्क्वायर है जिसके 4 वर्टेक्स पे जो चार्जेस रखी हैं कुछ इस तरीके से, प्लस Q माइनस Q एंड माइनस Q। ठीक है, ये स्क्वायर है जिनकी साइड दे रखी है D। ठीक है, स्क्वायर की साइड कितनी है, D है। अच्छा, मान लिया ये A पॉइंट है, B C एंड D। क्वेश्चन है कि इस सिस्टम को बनाने में हमें कितना काम करना पड़ा, मतलब ऐसा कुछ है कि व्हाट इज द वर्क डन इन मेकिंग दिस अरेंजमेंट। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप पूछ सकते हो कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। दोनों का मतलब एक ही है, इस सिस्टम को बनाने में, इस अरेंजमेंट को बनाने में हमें कितना काम करना पड़ा या इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एक बात ही। या तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, एक एक करके चार्ज को लाओ स्पेस में और उनकी वजह से आप टोटल वर्क डन निकालो, है ना। या फिर आप क्या करो, कितनी पेयर बन रही है वो देख लो। तो यहाँ पे कितनी पेयर बन रही है बच्चों, कितनी पेयर है, देखो कितनी पेयर बन सकती है। एक तो ये AD की पेयर बन सकती है, BC की पेयर बन सकती है, DC की पेयर बन सकती है, AB की पेयर बन सकती है। क्या देखो हमारे पास 4 चार्ज है ना, तो एक तो तुम अगर मैथ्स के बच्चे हो तो आपको याद होगा NC2, दिस इज द कॉम्बिनेशन, मतलब n आउट ऑफ n अगर हमको 2 पेयर चाहिए तो कितने पेयर पॉसिबल है, तो NC2 से कॉम्बिनेशन से हम निकाल सकते हैं ये। ठीक है, या अगर आप ऐसे देखो, ज़्यादा चार्ज तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, AD की एक पेयर बन रही है, DC की एक पेयर बन रही है, CB की एक पेयर बन रही है और AB की एक पेयर। बेसिकली जितने साइड से साइड पे जो 2 वर्टेक्स है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड की उनकी पेयर बन रही है और साथ में डायगोनल वाली भी पेयर बन रही है, यानी हमारे पास D B की पेयर भी बन रही है और C A की भी पेयर बन रही है। अच्छा, जो मैथ्स के बच्चे से देख लो, NC2 कितने चार्ज है, यहाँ पे 4 है ना, 4 से कितनी पॉसिबल पेयर पॉसिबल बन सकती है, 4C2। 4C2 का मतलब गया 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या बन जाता है 3 × 2, है ना, तो ये 6 हो गया। तो 6 पॉसिबल 6 पेयर्स आर पॉसिबल। तो यहाँ पे 6 पेयर मैं ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो AD के लिए तुम निकालो पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पेयर है ना, ये जो 4 पेयर बन रही है, साइड वाले पेयर है, और इनफैक्ट सारे में एक प्लस Q है, दूसरा माइनस Q है, एक प्लस Q दूसरा माइनस Q, एक प्लस Q दूसरा माइनस Q, एक प्लस Q दूसरा माइनस Q। तो इसके लिए जो एनर्जी होगी ना, इन सब के लिए कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, क्या K Q विद अ नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स बाई D होगी, है ना, चारों के लिए। और इन दोनों के लिए कितनी होगी, प्लस Q मल्टीप्लाइड बाय प्लस Q इज Q स्क्वायर एंड माइनस Q मल्टीप्लाइड बाय माइनस Q अगेन Q स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। तो इन दोनों के लिए भी क्या होगी, K Q स्क्वायर बाई, एंड व्हाट इज द सेपरेशन, हाँ क्या ये √2D है, हाँ तो √2D। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसा कुछ हमारा रिजल्ट आता है। तो टोटल एनर्जी अगर सिस्टम की हम निकालें या वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस अरेंजमेंट टुगेदर, तो क्या हो जाएगी, सिंपली 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, यानी -4K Q स्क्वायर बाई D एंड प्लस
कितनी, 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू, भाई दो बार है ना, ये दो पेयर ऐसे सेम है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई के क्यू स्क्वायर बाई √2d। ठीक है, कुछ गलत नहीं करी ना, एक बार चेक कर लेना क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, के क्यू स्क्वायर डी को ले लो कॉमन, अंदर क्या बच जाता है 2 बाई √2, क्या √2 हो गया एंड -4, क्या देखो तो सही किया है। तो दिस इज द वर्क डन इन bringing this arrangement together, या simply we can say that this is the potential energy stored in this system। आगे क्वेश्चन है कि अगर मैं एक फिफ्थ चार्ज लाती हूँ उसके सेंटर पे, बिल्कुल इसके सेंटर पे रखती हूँ फिफ्थ चार्ज, मान लो ये सेंटर है ई पॉइंट है सेंटर, इसकी बिल्कुल सेंटर है, इसकी बॉडी डायगोनल जो डायगोनल है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर यहाँ पे मैं एक चार्ज रख देती हूँ Q0, तो क्वेश्चन है कि हमें कितना काम करना पड़ता है, व्हाट इज द वर्क डन इन पुटिंग दिस Q0 चार्ज एट दिस पॉइंट। ठीक है, बता दो क्या हो जाएगा, कितना काम करना पड़ेगा हमें। अगर मैं इसको सेकेंड पार्ट का नाम दे दूं, कितना काम करना पड़ेगा बच्चे Q0 को यहाँ लाने में, तो हमें तो वर्क डन होती है, क्या होती है भाई, क्या होती है Q0 मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, पोटेंशियल एट पॉइंट ई, क्या ये इतनी काम करनी पड़ेगी ना, इतनी वर्क डन होगी, तो और तो कुछ नहीं। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ई, ये निकालो, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ई। यहाँ पे क्या ई पॉइंट पे जो पोटेंशियल हो रही है भाई, जिस चार्ज को तुम ला रहे हो, जिस चार्ज को लाने में काम मतलब वर्क डन तुमको पता करनी है, उस चार्ज की बात हम नहीं करेंगे, उस चार्ज के अलावा जो चार्ज प्रेजेंट है स्पेस में, उसकी वजह से पोटेंशियल कितनी होगी। तो क्या हम इन चार चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालें, क्या ये चार्ज मेरी जो पॉइंट चार्ज है, क्या उनकी सेम डिस्टेंस पे है, सबके सब ठीक है सेम डिस्टेंस पे है। दो पॉजिटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज नहीं है क्या, दो पॉजिटिव चार्ज दो नेगेटिव चार्ज, तो नेट सम क्या होगी, जीरो नहीं होगी पोटेंशियल की। भाई पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये अच्छी बात है ना, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दो तुम्हारी पॉजिटिव पोटेंशियल आ रही है, दो नेगेटिव पोटेंशियल आ रही है, सेम वैल्यू की आ रही है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये वैल्यू जीरो, यानी कोई काम नहीं करना पड़ेगा तुम्हें अगर Q0 को सेंटर पे रखना है तुम आराम से रख सकते हो। ठीक है, वाई सो, बिकॉज द पोटेंशियल एट पॉइंट ई इज जीरो। क्यों जीरो हो रहा है, समझ में आई बात, ठीक है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी में, एक एग्जाम्पल में इनफैक्ट सॉल्व ये क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आपका एक टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड, इन एन एक्सटर्नल फील्ड, यानी मेरे पास अगर एक्सटर्नल फील्ड है ना, और उस एक्सटर्नल फील्ड में हम चार्ज लाते हैं, तो उस चार्ज की एनर्जी कितनी है। अगर देखो बच्चे, तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, इट्स नॉट लाइक कि बिल्कुल न्यू टॉपिक है, बिल्कुल अलग टॉपिक है, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट जो चीज़ें आपने अभी पढ़ी हैं, अभी भी पढ़ी हैं, ये जो टॉपिक है बिल्कुल इस टॉपिक से ही मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं कुछ अलग तरीके से नहीं पढ़ाऊंगी बच्चों। ठीक है, तो लिख लो पहले, बिकॉज आपके बुक में ये अलग से टॉपिक है तो मुझे पढ़ाना था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। देखो, सबसे पहले यहां भी हम देखते हैं, सिंगल पॉइंट चार्ज की बात पहले करते हैं। अगर ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इन एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज का मतलब, अब देखो यहाँ पे जो चार्ज है वो सिंगल है। अब ये मत क्वेश्चन करना कि मैम आपने तो बोला सिंगल चार्ज के लिए एनर्जी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे सिंगल चार्ज अकेला थोड़ी ना है, उसके वो जिस जगह पे है वहां पे तो ऑलरेडी फील्ड है ना, वो हम एक्सटर्नल फील्ड में चार्ज की बात कर रहे हैं। अगर एक्सटर्नल फील्ड है मतलब कोई तो चार्ज कहीं पे हिडन छुपा हुआ है, कोई चार्ज जो हमें दिख तो नहीं रहा, लेकिन उसके इफेक्ट दिख रही है, उसकी हमको एक्सटर्नल उसकी वजह से फील्ड दिख रही है। तो सिंगल चार्ज की एनर्जी हमें बतानी है यहाँ पे, है ना। तो इस जगह पे देखो, इस जगह पे मान लो कि मेरी सिंगल चार्ज है Q1, ठीक है, Q1 इज माई सिंगल चार्ज, और जिस पॉइंट पे ये है उस पॉइंट पे पोटेंशियल तुम्हारी है V1। तो यहाँ पे इसकी जो एनर्जी होगी सिंपली क्या होगी, Q1 V1, सिंपल, कुछ नहीं, बस। ठीक है, इतना ही है। और इसको मैं अगर प्रीवियस एग्जाम्पल से समझाऊं तो देखो, अभी भी मैंने दो चार्ज की तुमको, दो सिस्टम ऑफ टू चार्ज की वजह से एनर्जी बताई ना। तो यहाँ पे मान लो मेरी चार्ज Q है, दूसरी चार्ज Q1 है, इनकी वजह से मैंने एनर्जी कितनी बताई बच्चे, यही बताई ना, U इक्वल्स K Q1 बाई R, यही तो बताया। अगर सेपरेशन उनके बीच की R है तो ठीक है, एक चार्ज Q1 है मेरी, यही तो बताया ना। अब ये और ये दोनों सेम कैसे है, तो यहाँ पे बस आप ये एक काम कर दो कि इस Q को ना हाइड कर दो,
इस Q को तुम हाइड कर दो, ये Q कहीं छुपा हुआ है, तुम्हें नहीं दिख रहा, लेकिन इस Q की तुमको इफेक्ट वहां दिख रही है, Q की इफेक्ट तुमको Q1 पे दिख रही है, Q को छुपा दो तुम, समझो। तो इस Q, कैपिटल Q की वजह से जो पोटेंशियल होगा, क्या होगा पोटेंशियल, क्या कैपिटल Q की वजह से पोटेंशियल यही होगा, इससे r डिस्टेंस पे नहीं होगा क्या? तो क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, U इक्वल्स, मान लो Q की वजह से जो पोटेंशियल V1 Q1 पे बनी वो V1 है, तो V1 इंटू Q1। क्या इन दोनों में कोई फर्क नहीं है? मतलब फर्क है क्या, बताओ? कोई भी फर्क है इन दोनों में? बिल्कुल नहीं है। बस फर्क इतना है कि जो मेरी चार्ज है जिसकी वजह से फील्ड जनरेट हो रही है, प्रीवियस केसेस में मेरी सारी चार्ज सामने रखी हुई थी, सब चार्ज की फील्ड हमको दिख रही थी, हर चार्ज की वजह से पोटेंशियल दिख रही थी, बट यहाँ पे जिस चार्ज की वजह से फील्ड बन रही है वो चार्ज हमें नहीं दिख रही। भाई चार्ज है कहीं पे, उसकी अफेक्ट है, बट चार्ज नहीं है, ठीक है। तो प्रीवियस वाले केस से कैसे समझे कि यू जस्ट हैव टू हाइड वन चार्ज कीपिंग इट्स इफेक्ट, तो आपको चार्ज को हाइड करना, बस इसके इफेक्ट को रहने देना। तो सिंगल चार्ज का मतलब सिंगल चार्ज नहीं है, सिंगल चार्ज का मतलब है कि एक से ज्यादा चार्ज है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है बिल्कुल कि क्यों दो चार्ज ही हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल चार्ज ला रहे हो और मान लो बहुत सारे चार्ज जो छुपे हुए हैं, तो हर चार्ज की वजह से Q1 जहाँ रखी है उस पॉइंट की पोटेंशियल जो है बेसिकली इज द स्केलर सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स ड्यू टू ऑल द चार्जेस जो छुपे हुए हैं, जो हमें दिख नहीं रहे, ठीक है। तो ये तो मैं एक छोटा सा मैंने एग्जांपल तुमको बता दिया, ठीक है। तो अगेन इट्स नॉट एनी न्यू टॉपिक। अब मैं बात करती हूँ दो चार्ज की, ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। दो चार्ज की बात करूं, यानी मेरे पास एक स्पेस है जहाँ पे पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक्सटर्नल फील्ड है तो हर पॉइंट की पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग रही होगी। मान लो इस पॉइंट पे मेरी पोटेंशियल V1 है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल V2 है, और आप इन दोनों पॉइंट पे ना दो चार्ज रखते हो, एक Q1 रखते हो, दूसरी Q2 रखते हो, और मान लो इन दोनों चार्ज की सेपरेशन आपस में मान लो R12 होगी, ठीक है, मान लिया। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी ना बच्चों, इट इज सिंपली इक्वल टू व्हाट, तुम Q1 को लाते हो यहाँ पे, तो Q1 को लाने में कितनी वर्क डन लगी तुम्हें, V1 इंटू Q1, Q2 को लाने में कितनी वर्क डन लगी, V2 इंटू Q2, और साथ साथ Q2 इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगी भाई V1 V2, बेसिकली लिख लो यहाँ पे V1 V2 आर दी पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड। समझो ये जो V2 है ना बेटा, ये दिस इज द फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड है। इस पॉइंट की पोटेंशियल Q1 की वजह से नहीं है, ठीक है। तो Q1 की वजह से अगर यहाँ पे तुम पोटेंशियल को कंसिडर करोगे तो क्या हमको एक और क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी क्या, KQ1 बाई R12 मल्टीप्लाइड बाई Q2। तो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट Q1। बात आ रही है समझ में? तो ये मेरी नेट तुम्हारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। अब वापस से ये तुम पूछ सकते हो कि मैम ये कैसे प्रीवियस जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड है। मान लो मैम ये मान लो कि जो मेरी एक्सटर्नल फील्ड है ना वो एक चार्ज की वजह से, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, मान लो वो पॉइंट चार्ज तुम्हारी Q है, मान लो पॉइंट चार्ज मेरी Q है, मान लो यहाँ पे बता देती हूँ अलग से, मान लो एक चार्ज मेरी Q है ना, इस Q की वजह से इस पॉइंट पे, ठीक है, पोटेंशियल V1 रही होगी, मान लेते हैं डिस्टेंस R1 है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कुछ रही होगी, ठीक है, V2, और यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा Q1, यहाँ पे एक चार्ज रखा Q2, इनकी आपस की सेपरेशन अगेन कितनी हो गई, R12 हो गई। अब मुझे बताइए कि अगर मैं इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो मैंने क्या देखा है कि वी हैव टू फाइंड ऑल द पॉसिबल पेयर्स एंड जस्ट फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी फॉर ऑल द पॉसिबल पेयर्स एंड टेक द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी क्या होगी, इज सिंपली इक्वल टू व्हाट, Q1 बाई R1, Q2 बाई R2 एंड प्लस Q1 Q2 बाई R12 हो जाएगी। अच्छा, अगर अब थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये मेरी चार्ज हिडन है, ये Q मेरी हिडन है, अगर छुपी हुई है और हमको बस इसकी इफेक्ट पता है, हमको बस ये पता है कि Q1 पे इसकी वजह से जो पोटेंशियल है ना वो V1 है, और Q2 पे इसकी वजह से पोटेंशियल क्या है, V2 है। तो दीज आर द पोटेंशियल्स ड्यू टू Q ओनली। ये बात समझो, इन दो पॉइंट पे पोटेंशियल सिर्फ Q की वजह से बचे, Q1 Q2 की वजह से नहीं। अच्छा, तो ये मुझे पता है, तो क्या व्हाट इज दिस KQ बाय R1, क्या ये V1 है? क्या यही V1 है? हाँ, अच्छा, व्हाट इज KQ बाय R2, क्या यही V2 नहीं है? है ना? तो यही तो है, यहाँ पे सेम इक्वेशन तो लिखी है मैंने,
तो कोई भी नई टॉपिक नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी का तो आप इसे भी अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? पहली बात तो ये यूनिट होती है, नाम से लग रहा है वोल्ट है तो ये पोटेंशियल की यूनिट होगी, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है बच्चे, ये यूनिट होती है एनर्जी की। तो पहली बात तो लिख लो कि इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी की यूनिट तो आप जूल पढ़ते आए हो, तो ये कैसे नई यूनिट हो गई? तो ये होती है बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल की एनर्जी, क्योंकि जूल एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, बड़ी एनर्जी है, तो छोटी एनर्जी के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करते हैं। कहाँ पढ़ोगे आप? तो आप जब एटम्स पढ़ोगे, न्यूक्लियाई पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम डील कर रहे हैं एनर्जी को, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप समझोगे। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की प्रॉपर डेफिनेशन में बताऊंगी आपको, कन्वर्जन बताऊंगी जूल में। पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लो मैंने दो प्लेट ली है, मेटेलिक प्लेट ली है, और इन दोनों प्लेट के बीच में ना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है 1 वोल्ट का। कैसे करेंगे? एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, 1 वोल्ट की मैंने एक बैटरी लगा दी, ठीक है ना। तो क्या मेरी ये हो गई, इधर हो गई नेगेटिव टर्मिनल, भाई इधर हो गई पॉजिटिव टर्मिनल, और द डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। भाई इधर तुम 0 भी मान सकते हो, इधर 1 वोल्ट भी मान सकते हो, रेफरेंस तो कुछ भी ले सकते हो ना, है ना। डिफरेंस मेन होता है। तो ये 1 वोल्ट की बैटरी थी। अच्छा, अभी तुमने क्या किया कि ये कैथोड हो गया ना, कैथोड से तुमने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अच्छा, ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हम कह सकते हैं कि इस दो प्लेट के बीच में एक तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई होगी, ठीक है। क्या इस इलेक्ट्रॉन को, इस एक इलेक्ट्रॉन जो मैंने यहाँ है रखी है, क्या इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में? एफ फोर्स लग रहा होगा। क्या इस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना। तो ये एक्सेलरेट, अच्छा मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे इसकी स्पीड ना 0 थी, बिल्कुल रेस्ट पे थी, ये पार्टिकल, ये चार्ज रेस्ट पे थी, और जब ये इस प्लेट पे जाती है बिल्कुल, तो वेलोसिटी, स्पीड तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम स्पीड कुछ रही होगी v = v0। तो इसका मतलब पार्टिकल की, चार्ज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि देयर इज अ गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। यहाँ पे कौन काम कर रहा है? यहाँ पे क्या मतलब जो वर्क डन है ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स है ना। क्या हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा भी कोई फोर्स है यहाँ पे? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और कंजर्वेटिव फोर्स में तुम्हारी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। यानी काइनेटिक एनर्जी अगर गेन कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, अगर इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आके काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है, तो कहीं से तो एनर्जी मिली होगी, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी इस इलेक्ट्रॉन की, है ना, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी, ठीक है। वर्क कौन कर रहा है बेसिकली? तो काम कौन कर रहा है? बैटरी काम कर रहा है ना, बैटरी ने ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया है ना। अच्छा, तो मैं अगर यहाँ पे अपने जनरल जो तुमको पहले से बेसिक नॉलेज है कि व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल, तो क्या मुझे पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सिंपली Q × चेंज इन पोटेंशियल, यही तो होती है। और चार्ज कितनी है मेरे पास? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम की चार्ज है, और मैंने 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। मतलब ये जो चार्ज तुम्हारी इस प्लेट से इस प्लेट पे जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रही है, तो बेसिकली जो गेन इन पोटेंशियल है, यानी चेंज इन पोटेंशियल है, फाइनल से इनिशियल को करो, तुम क्या कह सकते हो? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट लिख लो, 1 वोल्ट लिखो या वोल्ट। 1 वोल्ट में पता है क्या होता है, दिस इज 1 जूल पर कूलम होता है ना, तो यहाँ पे जूल पर कूलम लिख लो, कूलम कूलम कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये क्या आता है? 1.6 × 10⁻19 जूल। तो यहाँ पे जो तुम्हारी एनर्जी की चेंज हो रही है वो दैट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल। यानी 1 इलेक्ट्रॉन अगर 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करता है, तो वहाँ पे इतनी एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट है। बात आती है ये एनर्जी है क्या? हम पोटेंशियल एनर्जी की चेंज कर रहे हैं ना, और मैंने आपको हमेशा बोला है कि ऑलवेज पुट ऑल द चार्जेस विद प्रॉपर साइन। तो यहाँ पे मैं अगर साइन के साथ इस चार्ज को रखूँ, यानी माइनस के साथ रखूँ, तो क्या मुझे ये आंसर नेगेटिव मिल रहा है? यानी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो मेरी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब एनर्जी डिक्रीज कर रही है ना बच्चों। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, और काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही है ना।
अगर मैं यहाँ पे डेल्टा यू कितना आया भाई, डेल्टा यू क्या आया बेसिकली, E इंटू वी कितना आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से घट रही है ना। और अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखूं तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, है ना। अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ निकाले तो क्या इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं। इन जनरल यहाँ पे तुम्हारी मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये मैं अभी ही बता देती हूँ आपको, रहेगा आपके पास नोट्स तो आपको बाद में याद आएगा कि मैम ने आपको पहले पढ़ा दिया है। अगर मान लो तुमने इसको एक जनरल, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट की है वी वोल्ट की, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट की है वी वोल्ट की, तो और एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रही हूँ, तो क्या चेंज इन लॉस इन, ऐसे लिख लो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिख लो। कैन वी से दैट द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स E into V, where capital V is the potential difference, ठीक है। and gain in kinetic energy equals what, half m, ma is the mass of one electron, V naught square। तो यहां से इन दोनों को जब इक्वेट करोगे तो V naught की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 2eV by me ओवर रूट। तो ये आ जाता है तुम्हारा, ये यहाँ से तुम्हारी वेलोसिटी आ जाती है पार्टिकल की, जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी ये आ गई। तो ये तो मैंने अलग बात तुमको बता दी। अभी तो फिलहाल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है वो हम देखते हैं। तो यहाँ से मैं एक बात पता लगी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ लॉस गेन इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो इसको अच्छे से डिफाइन करके लिख देते हैं, इफ an electron is accelerated through a potential difference of 1 volt, it would gain काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैलकुलेट करने के लिए तुम 1 इलेक्ट्रॉन पुट करो, ठीक है। कितनी, यहाँ से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यही होती है मेरी कन्वर्जन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दे रखी है तो जूल में कन्वर्जन कैसे होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर इतनी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की लॉस हो रही है तो यही तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा ना। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, यानी एक्सटर्नल फील्ड है और इसमें डायपोल रखी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, ठीक है। ये मेरी फील्ड है और इसमें डायपोल रखी है कुछ इस तरीके से, ये प्लस क्यू और इधर क्या है माइनस क्यू। इस सिचुएशन में रखिए, हमको इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। 3 बार हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को इससे पहले पढ़ा है। फर्स्ट चैप्टर में 2 बार पढ़ा था और सेकेंड चैप्टर में, यानी इस चैप्टर में हमने एक बार इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखा था, है ना। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में हमने एक बार पढ़ा था, इसी सेम डायग्राम मैंने बनाया था, याद करो, जिसमें कि हमने टॉर्क निकालना सीखा था। किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क कितनी होती है, याद है फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल्स क्या था, P क्रॉस E, वेयर P इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E क्या है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, डायपोल में किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में जो नेट फोर्स होता है क्या होता है, 0 होता है क्या, नेट फोर्स 0 होता है क्या किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में? नहीं बच्चों, हमेशा नहीं होता, ठीक है। याद रखना, जब भी कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तभी आप फोर्स को 0 कर सकते हो। यूनिफॉर्म होगी तभी हर पॉइंट पे आप कह सकते हो कि फील्ड कांस्टेंट है। फील्ड कांस्टेंट होगी, ई कांस्टेंट होगी, तभी तो क्यू ई तुम्हारी इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। प्लस क्यू पे तुम्हारी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और माइनस क्यू पे इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स तुम्हारी 0 तभी तो होगी, ठीक है, जब यूनिफॉर्म फील्ड होगी। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड की हम बात कर रहे हैं, नेट फोर्स 0 है। टॉर्क तुम्हारी 0 हो भी सकती है, नहीं भी 0 हो सकती है। 0 कब होती है टॉर्क,
टॉक बेस फॉर्मूले से तुम देखो जीरो कब होगी, जीरो तब होगी जब साइन थीटा जीरो होगी। साइन थीटा जीरो कब होगी, जब थीटा की वैल्यू जीरो या 180 डिग्री, यानी जब आपकी जो डायपोल मोमेंट होती है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव ना, डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन। तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल होता है या एंटी पैरेलल होता है, तभी हम कह सकते हैं कि टॉर्क उस वक्त जीरो होती है, अदरवाइज तुम्हारी टॉर्क कुछ ना कुछ होगी। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे रखना है, यानी सर्टेन एंगल पे रखना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड से सर्टेन एंगल पे रखना है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा, तभी ये इस तरीके से रह पाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या चाहती है, इलेक्ट्रिक डायपोल को अपने अलाइन करना है ना, हमेशा अपने अलाइन करना चाहती है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वही तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, जैसे कि हम इससे पहले करते आए हैं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं, फिर हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस सेट करते हैं और वहाँ पे एनर्जी को जीरो मानते हैं, फिर किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हम एनर्जी देखते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक सर्टेन पोजीशन से सर्टेन पोजीशन तक लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम क्या करो ना, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, बिल्कुल पहले की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे फोर्स नहीं है, यहाँ पे टॉर्क है ना, यहाँ फोर्स नहीं बचे, नेट फोर्स जीरो है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी amount of work done of external torque gets stored as potential energy of the system और एक बात, ये जो टॉर्क है ना, इट शुड बी इन सच अ वे दैट इट मस्ट नॉट गिव एनी एंगुलर एक्सेलरेशन टू द डायपोल। अब जो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन इससे पहले भी आपने पढ़ी है, उसमें भी ये बात आपने पढ़ी है डेफिनेशन में, कि जो वर्क डन होती है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, वो चार्ज को एक कोई एक्सेलरेशन नहीं देती। तभी आप इक्वेट कर सकते हो एक्सटर्नल वर्क डन को उस सिस्टम की एनर्जी से, चेंज इन एनर्जी से। तो यहाँ पे अब हमको टॉर्क की वजह से, एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से वर्क डन निकालना है, एंड दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए, तो इस जगह पे हम क्या करते हैं, पहले टॉर्क की वजह से वर्क डन निकालेंगे ना। फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होती है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क की वजह से क्या होगी, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला को, टॉर्क को देखो, तो क्या ये टॉर्क वेरिएबल नहीं है, क्या ये टॉर्क थीटा के साथ वेरी कर रही है। पी क्रॉस ई का मतलब पीई साइन थीटा है। रोटेशन के साथ साथ क्या एंगल बदलेगी, एंगल के साथ साथ क्या साइन थीटा, और साइन थीटा के साथ साथ क्या टॉर्क चेंज होगा। टॉर्क बदलने की वजह से हम कह सकते हैं वेरिएबल टॉर्क की वजह से हमें वर्क डन लिखना है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का काम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन को डिसाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो तुम्हारी डायपोल है इनिशियली थीटा नॉट पे रही होगी, अच्छा, और रोटेशन की डायरेक्शन, जो टॉर्क लगा रहे हैं एक्सटर्नल टॉर्क, क्या ये डायपोल नेचुरल तरीके से अगर हम इसको छोड़ दें तो क्या जो कपल बन रही है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इसको क्लॉकवाइज में रोटेट कराना चाहती है। हमें जो एक्सटर्नल टॉर्क लगाना है, क्या इस टॉर्क के अगेंस्ट काम करना है, तो हमें जो टॉर्क लगाना है उसको उसे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना है। तो मान लेते हैं कि थीटा नॉट से इस डायपोल को हमने क्या किया, थीटा तक मूव किया, ठीक है, थीटा नॉट से थीटा तक मूव किया। तो जो डेफिनेशन में कहता है कि वर्क डन इन रोटेटिंग दिस डायपोल फ्रॉम थीटा नॉट एंगल टू थीटा एंगल इक्वल्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा नॉट इनिशियल पोजीशन, ठीक है। थीटा नॉट से थीटा रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। अच्छा, अब वर्क डन लिखना है, वर्क डन यू थीटा माइनस यू थीटा नॉट इक्वल्स वर्क डन। वर्क डन कैसे लिखे, अभी बताया मैंने, टॉर्क क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल टॉर्क की वजह से मान लेते हैं कि हमने इसको डी थीटा से डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा डी थीटा से डिस्प्लेस किया, तो इसकी वजह से जो छोटी सी वर्क डन होगी, दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू टॉ डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं। नेट वर्क डन निकालने के लिए हमें इसे इंटीग्रेट तो करना होगा, टॉर्क
डी थीटा, थीटा नॉट से थीटा, कोई दिक्कत। टॉर्क की वैल्यू क्या रखें? अब देखो हमें इसको कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं देना, तो इसका मतलब जो नेट टॉर्क होगा दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। ये कब जीरो होगा? जब ये जो एक्सटर्नल टॉर्क है दैट शुड बी इक्वल टू जो हमने टॉर्क निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, दैट इज पी क्रॉस ई, ठीक है ना। तो लिख लो दिस इज इक्वल टू पी क्रॉस ई डी थीटा, थीटा नॉट से थीटा। पी क्रॉस ई का मतलब पी ई साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन थीटा नॉट से थीटा। पी ई तो कांस्टेंट है ना, ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी तुम्हारी डायपोल मोमेंट है जो कि जिसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं क्या, यू थीटा माइनस यू थीटा नॉट इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, पी को बाहर निकाल लो और साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा की लिमिट पुट कर दो, पहले थीटा नॉट से थीटा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, पहले थीटा पुट करेंगे फिर थीटा नॉट, लेकिन एक नेगेटिव साइन की वजह से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पीई कॉस थीटा नॉट माइनस पीई कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम समझने में? अब बात आती है कि दिस इज दी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्फ़िगरेशन, टू पोजीशन। हमें अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो जैसे कि पहले किया हमने डिफरेंस निकालने के लिए दो अलग अलग पॉइंट्स हमने देखा, और अगर डिफरेंस नहीं देखना, हमें ये देखना किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी देखनी होती है, तो हम एक पॉइंट को इन्फिनाइट मान लेते हैं, भाई वहाँ पे वो रेफरेंस था, क्योंकि उस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनाइट सेपरेशन में जीरो थी। यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे भी हमको ऐसे ही कुछ करना होगा ना, एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हमको एनर्जी को जीरो लेना होगा। वो पोजीशन क्या हो सकती है, सर्टेन एंगल ही तो होगा। यहाँ पे इन्फिनिटी पर तो नहीं जाएंगे, डायपोल तो यही रखी है, मूव करिए ना। अच्छा, तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर पोजीशन होती है व्हेन द एंगल बिटवीन द पी वेक्टर एंड ई वेक्टर इज 90 डिग्री। यानी ये जो सिचुएशन है ना, इस पर्टिकुलर कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि एनर्जी ना क्या होती है, U इक्वल्स जीरो। कब होती है जीरो, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। ऐसा क्यों कहा, एक रेफरेंस मान लिया, ऐसा क्यों माना है, इसको भी मैं समझा देती हूँ। पहले आप देख लो क्या होगा। यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि जो मेरी इनिशियल पोजीशन है ना, assume that इनिशियल पोजीशन इज थीटा नॉट। तो मान लेते हैं इनिशियल एंगल थीटा नॉट इज 90 डिग्री, ठीक है। जैसे उस वक्त माना था मेरी इनिशियल जो पोजीशन वेक्टर दैट इज इन्फिनिटी, तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री मान लिया, और इस कंडीशन के लिए जो मेरी एनर्जी होगी दैट इज यू थीटा नॉट होगी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। अगर मैं इसे यहाँ पुट कर दूं इस जगह पे, तो कैन वी राइट दैट यू थीटा माइनस जीरो, हमने थीटा नॉट को क्या माना, 90 डिग्री, इक्वल्स भाई यहाँ पे मैंने इसको जीरो ले लिया, तो कॉस थीटा नॉट कॉस 90 क्या हो जाएगी, जीरो। तुम क्या कह सकते हैं, यू थीटा इक्वल्स माइनस पीई कॉस थीटा। समझ आ रही है बात? तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द डायपोल मेक्स एन एंगल थीटा नॉट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पीई कॉस थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल तरीके से, यू इक्वल्स नेगेटिव ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, पी कॉस थीटा, ये तो हो गया। ये एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी है, किसकी, डायपोल की। समझ आया? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत हुई होगी आपको। अब बात आती है कि वाई वी हैव चोजन दिस पर्टिकुलर पोजीशन एज रेफरेंस, यानी यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हम जो एनर्जी है उसको जीरो क्यों ले रहे हैं। देखो एक यूनिफॉर्म फील्ड में के लिए ना, ये होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, होती है क्या, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और डायपोल की पोजीशन अगर ऐसी है, प्लस क्यू इधर और माइनस क्यू इधर, क्या इस सिस्टम को बनाने के लिए तुम सोचो, अगर प्लस क्यू माइनस क्यू को तुम लाओगे इन्फिनिटी से, तो क्या सेम पोटेंशियल पे ला रहे हो, क्या सेम पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल प्लेन है ना ये, तो सेम प्लेन पे ला रहे हो, v सेम है, एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो होगी। क्या इन्फिनिटी से तुम जब ला रहे हो इस पोटेंशियल पे, इस प्लेन पे, तो कितनी वर्क डन करनी पड़ेगी, क्या जीरो वर्क डन करनी पड़ेगी।
तो नेट एनर्जी क्या हो जाएगी इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, 0 हो जाएगी ना, ठीक है। तो इस केस के लिए हम रेफरेंस क्या मान लेते हैं, एंगल इक्वल्स 90 डिग्री, वहां पे हमारी जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो ये मेरी हो गई जनरल पॉइंट के लिए। अब क्या करो, अब मैं तुमसे अगर पूछूं, मतलब आ सकता है ये तुम्हारी एमसीक्यूज में आ सकता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द पी वेक्टर एंड ई वेक्टर व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम और मिनिमम, आ सकता है ना। तो पहली केस ले लेते हैं, व्हेन, अब तुम्हारी जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू यू मैक्स, ये मैक्सिमम कब होगी, ये मैक्सिमम कब होगी बच्चों, व्हेन बताओ कब होगी मैक्सिमम, ये है ना कॉस थीटा की वैल्यू क्या ले ले तो मैक्सिमम होगी, सोचो क्या ले ले, नेगेटिव में है ना, पॉजिटिव बना, एक तो पहले पॉजिटिव बना दो इसको, भाई 3 एंगल ही मेन होती है ना, एक 180 होती है, दूसरी 0 डिग्री, तीसरी 90 डिग्री। 90 डिग्री करोगे तो ये तो 0 हो गया, 0 हो गया तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है, रेफरेंस पॉइंट पे चली गई। अच्छा, अगर 180 ले तो cos 180 क्या होती है, -1, अगर -1 पुट करेंगे तो क्या, अगर 180 लेते हैं तो कैन वी से दैट दिस u इक्वल्स प्लस PE, है ना, पॉजिटिव हो गई एनर्जी। और अगर मैं मिनिमम की बात करूं कि व्हेन दिस पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, तो थीटा इक्वल्स क्या 0 डिग्री लेते हैं, 0 डिग्री पे u की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 0 इज 1, सो दिस इज इक्वल टू -PE। तो देख रहे हो इस केस में तुम्हारी मिनिमम, अब मिनिमम एनर्जी 0 मत कहना, क्योंकि नेगेटिव जो माइनस में एनर्जी है वो तो 0 से भी कम है ना। तो यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 0 होती है, और मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है। यानी these two situation are the situation for equilibrium case। याद है तुम्हें, टॉर्क के लिए 180 डिग्री में तुम्हारी दोनों ही इक्विलिब्रियम की केस है, दोनों ही इक्विलिब्रियम की केस है, जिसमें कि ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था और ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम था। देखो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने का मतलब ही है कि तुम्हारी जो सिस्टम है ना वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, एनर्जी मिनिमम है, स्टेबिलिटी है वहाँ पे, और ये मैक्सिमम है मतलब ये अनस्टेबल है, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन है यहाँ भी, ठीक है। दोनों ही केस में तुम्हारी जो नेट टॉर्क आती है वो क्या आती है, 0 आती है, ठीक है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सो दिस इज द केस ऑफ, this is the both are the case of equilibrium, but this is the case of unstable equilibrium, or this is the case for stable equilibrium। So this was all about this electric dipole and particular part of this chapter। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी आंसर दूं। एक बार आज जो मैंने पढ़ा है एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है आज की क्लास में। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखी, सिंपल सा फॉर्मूला होता है दो चार्ज के केस में U इक्वल्स K(Q1 Q2 बाई R। ये सिंपल सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर दो चार्ज है Q1 Q2, अगर R सेपरेशन पे रखी है तो, ठीक है। अगर 3 चार्ज होती है या 3 से ज़्यादा चार्ज होती है तो हम वी जस्ट टेक ऑल द पॉसिबल पेयर्स और उनकी अलग अलग एनर्जी निकाल लेते हैं इसी फॉर्मूले से और सबको जोड़ देते हैं, सिंपल सा था। तो आज मेनली तुमको ये याद रखना था। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में, इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू सिंपली नेगेटिव ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर, ठीक है। ये होती है किस केस में, इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में और दो चार्ज के केस में ये होती है। तो ये दो फॉर्मूला याद रखो। अगर मैं अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताऊं तो अगर क्वेश्चन आता है तुमको मान लो कि एक्सटर्नल वर्क की वजह से तुम्हारा कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, मतलब व्हाट इज द वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल टॉर्क। तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल टॉर्क इन मूविंग अ डायपोल, ठीक है, फ्रॉम सपोज θ1 एंगल टू θ2 एंगल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, u(θ2 माइनस u(θ1)। भाई चेंज इन एनर्जी तो यही होगा ना, फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से जो वर्क डन होगी। अच्छा, व्हाट इज द एनर्जी एट पर्टिकुलर एंगल, भाई माइनस P डॉट E हमें पता है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले θ2 तो माइनस PE cos θ2 माइनस ऑफ माइनस PE cos θ1, तुम क्या लिखेंगे, PE cos θ1 माइनस cos θ2,
ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूला को समझो और इससे समझो, है ना, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल टॉर्क, अगर तुम्हें पता समझ आ गया अभी तक, तो फिर तुम इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहो, हंसते रहो बच्चों, खुश रहो। चलो, थैंक यू।